Hey guys, welcome back to the channel Science Studio, and I welcome back you all to our channel. So आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम फिजिक्स सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2021 का। सिंस अब एग्जाम जो है अप्रोच कर रहे हैं और कुछ स्कूल्स में एग्जाम के लिए मतलब बच्चों को जो है प्री बोर्ड वगैरह के लिए आप लोग को जाना पड़ रहा है, तो अभी फाइनल एग्जाम में थोड़ा टाइम है, तो उससे पहले हमें इस बार का जो सैम्पल पेपर है वो डिस्कस कर लेना चाहिए। तो सैम्पल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 33 क्वेश्चंस होते हैं इन ऑल, और वो एक बार में तो नहीं हो पाएंगे, बट हम पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आज फर्स्ट पार्ट में और फिर ऐसे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आई होप सबको जो है जो साइज है स्क्रीन का क्वेश्चंस अच्छे से विजिबल होंगे। तो गाइज फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। So first question is, what is the physical quantity having unit joule per Tesla? तो पहले तो यही पता होना चाहिए, name the physical quantity having unit J by T। अब इसमें J क्या है? जूल है, ठीक है, और T क्या है? टेस्ला है। खैर अभी तक तो हम शायद यही भूल चुके होंगे कि T से क्या डिनोटेशन थी और J से क्या, तो हमें याद रखना है J मीन्स जूल, एनर्जी के यूनिट होते हैं, T मीन्स टेस्ला जो कि किसके यूनिट होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के, और जूल किसके यूनिट होते हैं? एनर्जी के से, ठीक है। तो हमें इसकी फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जिसके यूनिट जूल पर टेस्ला है। सो गाइज थोड़ा सा ट्रिकी है, एकदम से तो ध्यान नहीं जाता है कि जूल पर टेस्ला किसकी यूनिट होनी चाहिए, पर टेस्ला है तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज तो होगी होगी। तो जूल मतलब एनर्जी, ठीक है, और टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, और एनर्जी की बात करें तो अगर मैं उसके अंदर एक मैग्नेटिक डायपोल रख दूं, से मैग्नेटिक डायपोल रख दूं, ठीक है, तो गाइस अगर अच्छे से याद हो तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नाम की भी एक चीज होती है जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एनर्जी देखी जाए इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो दैट इज एम बी कॉस थीटा। इन जनरल एम बी कॉस थीटा होती है, और यू क्या है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम एनर्जी के यूनिट्स देखें यहाँ से, यू के यूनिट्स क्या है? जूल इज इक्वल्स टू, अगर एम के यूनिट्स नहीं पता कोई बात नहीं, बी के यूनिट्स इज टेस्ला, कॉस थीटा के कोई यूनिट्स नहीं होते, तो एम के यूनिट्स यहाँ से क्या बनते हैं? जूल पर टेस्ला। तो आंसर है मैग्नेटिक डायपोल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट्स जूल पर टेस्ला है। होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So what is the next question? Mention the use of the part of electromagnetic spectrum to which a wavelength of 21 centimeter emitted by the hydrogen in the interstellar space belongs। तो क्वेश्चन का मतलब, वैसे तो और में एक और क्वेश्चन दिया है वो भी करेंगे, पहले क्या पार्ट कह रहा है? मेंशन द यूज, वन यूज, कोई भी एक यूज बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, और टू विच अ वेवलेंथ ऑफ 21 सेंटीमीटर, जिसके अंदर जो वेवलेंथ है 21 सेंटीमीटर की बिलोंग करती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमें डिपिक्ट करती है, वो हमें पता होना चाहिए। तो गाइस उसके लिए आपको सीधा सीधा डायग्राम याद रखना पड़ेगा वैसे तो, बट बात यह है कि हम अभी फिलहाल के लिए इमेज से कर लेते हैं। तो इमेज कुछ ऐसा है कि इस इमेज को ध्यान से देखा जाए तो माइक्रोवेव जो है ना, माइक्रोवेव उसकी वेवलेंथ के हिसाब से 10⁻², अभी हमारे पास क्या था? 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ, 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ कौन से रीजन में लाई करी, ये सवाल है ना, क्वेश्चन तो ये है, उसका यूज तो बाद में बताएंगे हम। तो 21 सेंटीमीटर मतलब कि 10⁻² मीटर के ऑर्डर की वेवलेंथ, इसका तो ये मतलब हुआ। सेंटीमीटर क्या है? 10⁻² मीटर की वेवलेंथ की रेंज में होना चाहिए। तो बेसिकली 10⁻² की रेंज में हमारा जो भी स्पेक्ट्रम पड़ता है उसके अंदर कौन सा पार्ट है? माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स पहली बात तो इसका हमारा आंसर है, और इसी का हमने यूज बताना है। तो माइक्रोवेव का कोई भी यूज बता सकते हो यार, जैसे कि वो रडार सिस्टम यूज होता है,
ठीक है, या तो रेडार सिस्टम लिख सकते हो, या फिर माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव्स में भी यूज होती होगी। तो माइक्रोवेव्स जो हम घर में यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन्स, उसमें भी यूज होता है। तो माइक्रोवेव ही इसका एक यूज जो बता देंगे, दैट विल बी द आंसर। अब कोई भी यूज हो सकता है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के और में एक पार्ट है, इसी के और में क्या पार्ट है कि गिव द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स। दो लाइट वेव्स की हमें रेशियो बतानी है, वो भी वेलोसिटी की, जिनकी वेवलेंथ्स कैसे हैं, किस प्रकार है। फर्स्ट है 4000 एंगस्ट्रॉम और सेकेंड इज 8000 एंगस्ट्रॉम ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, ठीक है, ट्रैवलिंग इन वैक्यूम। हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स। ओके गाइस, तो पहली बात तो सिंस वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि वो लाइट वेव्स हैं जो कि वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हैं। तो अगर हम सपोज कर भी लें कि एक वेव की वेलोसिटी इज v1, ओके, और सेकेंड वेव की वेलोसिटी इज v2, तो सिंस वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है दोनों लाइट वेव्स, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। दोनों की वेलोसिटी ही स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर वो दोनों की दोनों वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हैं तो उनका जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो वेलोसिटी है, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। इसीलिए जो रेशो हो जाएगा v1:v2 का, वो 1:1 हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत छोटा सा 1 मार्क के क्वेश्चन है, सारे फटाफट से हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर आपने पूरे साल में थोड़ा मेहनत किया है तो आसानी से 1 मार्क के क्वेश्चन हो जाएंगे। सो एन इलेक्ट्रॉन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज -e एंड मास m ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ v, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका जो चार्ज हमें पता है -e होता है, मास m है, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है अगर स्पीड ऑफ v से इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड b। तो वो ट्रैवल कर रहा है, किसके परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन फॉलोज अ सर्कुलर पाथ, हमें पता ही है। वैसे भी जब भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो जो हमारा पाथ बनता है वो सर्कुलर ही बनता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर, जिसका रेडियस जो है वो है कैपिटल R। तो हमें क्या बताना है, इन अ टाइम t, अच्छा आगे क्वेश्चन है, इन अ टाइम t द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स हाफ वे अराउंड द सर्कल। तो हो सकता है कि टाइम t में वो हाफ कवर कर जाता है, टाइम t में वो हाफ सेमी सर्कल कवर कर जाता है, ठीक है। तो सेमी सर्कल मतलब कुछ इतना पोर्शन वो कवर कर जाता है। तो हमें बताना क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, बेसिकली हमें वर्क डन बताना है इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके गाइस, तो वैसे भी देखा जाए वो कितना भी टाइम लगाए हाफ सर्कल पूरा होने में, कितना भी टाइम लगाए, सेमी सर्कल हो, क्वार्टर सर्कल हो, कितना भी टाइम लगाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ वर्क डन निकालना है। मेन फोकस क्या है, वर्क डन निकालना है इन द मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। तो गाइज इससे इजी क्वेश्चन तो आई गेस कोई हो नहीं सकता कि वर्क डन जो होता है, वैसे इन जनरल भी देखा जाए तो वो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो सर्कल में अगर कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन, कोई भी बॉडी ट्रैवल कर रही है इन जनरल भी, तो सर्कुलर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट पाथ कितना, अगर सर्कुलर फॉर्म है तो शॉर्टेस्ट पाथ इज 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या है, वर्क डन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो आई होप सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अ सोलिनॉइड विद n लूप्स ऑफ वायर, अ सोलिनॉइड विद n लूप्स, ठीक है, कैपिटल N लूप्स हैं, of wire tightly wrapped around an iron core is carrying an electric current I, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सोलिनॉइड होता है वो कैसा दिखता है, कि एक आयरन कोर होता है बाहर, ठीक है, एक आयरन कोर होता है और उसके बाहर हम जो हमारा सोलिनॉइड है उसके बाहर हम क्या रैप कर देते हैं, वायर रैप कर देते हैं, बहुत टाइटली वायर रैप कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर। तो जिसके लूप्स कितने हैं, कैपिटल N लूप्स हैं, ठीक है। इफ द करंट flowing through it is capital I, ठीक है। if the current through this solenoid is reduced to half, अगर इसका जो करंट है सोलिनॉइड में जो बह रहा है उसको हम I/2 कर दें, तो what change would you expect, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, what change would you expect in the inductance L of the solenoid।
तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि जो इंडक्टेंस है उसमें क्या बदलाव आएगा, ये बताना है। तो आई होप सबको सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब पता है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, जो सोलिनॉइड के अंदर जो करंट को या ईएमएफ को अपोज करने का एक प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज इंडक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्शन बेसिकली दैट इज प्रॉपर्टी, बट इंडक्टेंस एक टर्म है एल, जिसको हमें बताना है, जिसके अंदर चेंज क्या आएगा। सो आई होप बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से हो जाएगा। ओके गाइस, तो फॉर्मूला क्या होता है एल का? एल मतलब इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस का फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, अब इसमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज क्या है। जो एन है वो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है, और ए क्या है, बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ईच टर्न का, जो हमारे टर्न्स होते हैं उसका एक एक टर्न का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और एल इज द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है, तो एल इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। अब क्वेश्चन में पूछा गया था अगर करंट हाफ कर दिया जाए, ठीक है, करंट को नया जो करंट है वो I/2 कर दिया जाए तो क्या फर्क आएगा एल में? तो आंसर है कोई फर्क नहीं आएगा एल में, क्योंकि जो एल है वो बेसिकली इस पे डिपेंड करता ही नहीं। जो एल है वो करंट पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो फर्क कैसे आएगा? ठीक है, तो आंसर इज नो इफेक्ट ऑन इंडक्टेंस एल, या फिर सेम एल रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके और में जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम अ सोर्स is given by I is equals to 10 sin 314t. What is the effective value of current and the frequency of the source? ठीक है, हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट निकालना है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। आई होप ये क्वेश्चन में क्या निकालना है वो समझ में आया है। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स मतलब म्यू निकालना है। ठीक है, अब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट का क्या मतलब है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज IRMS। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट का क्या मतलब होता है? IRMS, वो हमें निकालना है। तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो क्या गिवन है, एक्सप्रेशन यही लिख लेते हैं। जो एक्सप्रेशन होता है इन जनरल वो क्या होता है? I is equals to I0 साइन ओमेगा टी होता है, इतना तो सबको पता है। ठीक है, अब मैच करा के देख लेते हैं। जो हमारे को इक्वेशन गिवन है उसमें जो 10 है वो क्या है? I0 है। इट मीन्स I0 की वैल्यू, I0 क्या होता है? मैक्सिमम करंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा क्या है? ओमेगा की वैल्यू इज 314। ठीक है, ये बात। अब हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है सोर्स की। तो फ्रीक्वेंसी मींस, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है 314, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई न्यू, दैट इज हमारी सिंपल वाली फ्रीक्वेंसी में 2 पाई अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करके देखें तो थोड़ा नीचे आके कर लेते हैं इसको सॉल्व। 314 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू में न्यू। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 50 बच जाएगा, और 314 दो साइड पे कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। और सेकेंड काम क्या करना है? हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। तो यार सबको याद होना चाहिए, जो IRMS हमें निकालना है अगर, तो I0 और IRMS में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि IRMS जो होता है वो I0/√2 टाइम्स होता है, या 1/√2 टाइम्स I0 भी बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है। I0 हमें पता ही है। I0 क्या है? क्वेश्चन में गिवन है 10 है, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41 होती है। तो अप्रोक्सीमेट जब आप इसको सॉल्व करेंगे, IRMS जो है वो 7.09 के अप्रॉक्स आएगा। तो यही आंसर है। जो IRMS मतलब कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज 7.09 एम्पियर। लिख देना, मत भूलना। ओके, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आज की वीडियो में वो क्या है? व्हाट इज द वैल्यू, जो हम फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है इन द सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में, बोर्स मॉडल के सेकेंड ऑर्बिट में ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आई गेस सबको बोर के जो पोस्टुलेट्स हैं मेन वो याद होंगे।
तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है बोर का कि जो एंगुलर मोमेंटम है इन एनी ऑफ द ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ठीक है, यहाँ पे h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, और n क्या होता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो n बेसिकली ऑर्बिट्स को डिनोट करता है। यहाँ पे l इज द एंगुलर मोमेंटम, जो हमें पूछा है, l इज द एंगुलर मोमेंटम। तो अगर देखा जाए तो सेकंड ऑर्बिट में हमें l की वैल्यू निकालनी है। सेकंड के लिए n की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 2 प्लेस करना पड़ेगा। आसान सा क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद हो तो, पोस्टुलेट अच्छे से याद हो तो फॉर्मूला भी याद रह जाएगा। तो l जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2h/2 पाई। ठीक है, तो h/पाई जो है आंसर होगा इसका। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आए जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग से, इंपॉर्टेंट से। अगर आप वीडियोस को ऐसी पसंद करेंगे और अगर आप बहुत ही अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम बहुत जल्दी अपनी वीडियोस को फटाफट से डालेंगे आपके लिए, और फटाफट से पेपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना साइंस स्टूडियो को, और हम ऐसे इंटरेस्टिंग काम आगे और भी करेंगे।